कि आप हमें बताइए कि R3 पावर जो हमारे एक प्रोडक्ट है, तो कॉमनली जो मैं स्लाइड्स पे देखता हूँ कि आर्थराइटिस के लिए ये बड़ा एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आर्थराइटिस क्या है बेसिकली, और ये क्यों होता है, तो ये इसमें कैसे काम करता है, सब बातों के बारे में आप मुझे बताएंगे। तो आर्थराइटिस क्या, जिसको सिंपल लैंग्वेज में गठिया बोला जाता है, दैट इज आर्थराइटिस? जी जी जी, ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। आर्थराइटिस बेसिकली एक सिम्टम है, ये कोई बीमारी नहीं है। ओके, इट इज नॉट ए डिजीज? नो, ओके, आर्थराइटिस इज नॉट ए डिजीज। ये एक सिम्टम है जो बड़े लंबे समय तक रह सकता है। और बेसिकली हम कई बार ये सोचते हैं कि आर्थराइटिस सिर्फ युवा व्यक्तियों को या बुजुर्गों को होता है। हाँ जी। ऐसा भी नहीं है, बच्चों में भी हो सकता है जी। जिंदगी के किसी ना किसी लाइफ में, किसी ना किसी समय में ये अलग अलग व्यक्तियों को अलग एज लेवल के ऊपर जाके परेशान कर सकता है। बेसिकली है क्या चीज है बेसिकली? देखिए, आर्थराइटिस बेसिकली है क्या, जब भी दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, पूरे शरीर में जैसे बहुत सारे जोड़ हैं, बहुत सारे जोड़ हैं, 140 के करीब जोड़ हैं, ठीक है, वो आपस में मिलते हैं जी। तो दो जोड़ आपस में मिलकर काम करते हैं जी। उनको जोड़ने का मैकेनिज्म कई है बॉडी में, जी, ठीक है ना। तो बेसिकली जब दो हड्डियों के बीच के जोड़ का ग्रीसी मटेरियल कम हो जाए, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं हम जी। अपनी भाषा में, खत्म हो जाए, हाँ। कम हो जाए, बनना कम हो जाए, जी, तो उनका अपकर्षण शुरू हो जाता है। जी। ये रेगुलर बनता रहता है और डैमेज होता रहता है, कि ऐसा कि एक बार बन गया तो वही चलता रहता है? नहीं, ये ज्यादातर यही माना जाता है कि एक एज तक तो बॉडी से बना लेती है अच्छी खुराक से जी। एक एज के बाद इसकी प्रोडक्शन कुछ कम होती है जी। तो ये रेगुलर नहीं बनता। लेकिन यूज इसको रेगुलर होना है, जब तक आप बॉडी के जॉइंट्स यूज कर रहे हैं तो रेगुलर यूज करना है इसको। जी। तो जब वो दो हड्डियां आपस में अपकर्षण करना शुरू कर देंगी, एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाना शुरू कर देंगी, तो अंदर की स्थिति जो है वो जख्म की वजह से इन्फेक्शनल स्थिति हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक। तो वो जो स्थिति है, तो इसी को घुटनों का दर्द भी बोला जाता है कि जी जी जी, आजकल बहुत सारे बुजुर्ग हमारे बोलते हैं कि घुटनों का दर्द है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बोन डेंसिटी के ऊपर फर्क पड़ता है जी। तो ये स्थिति जो है आर्थराइटिस है, इससे लगातार घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। जी जी। और अगर आप यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो अकेले यूएस में 2010 में ही 50 मिलियन के करीब आर्थराइटिस के पेशेंट थे। तो सर, आर्थराइटिस का मेन रीजन क्या है होने का? मेन रीजन ये है कि बोन डेंसिटी कम होना, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बोन डेंसिटी कम होती है एक एज के बाद। जैसे आपने बोला था कि बीमारी नहीं है, अगर ये बीमारी नहीं है तो फिर ये क्या है? डिसऑर्डर है, कैल्शियम की कमी है, कार्टिलेज की कमी है, उसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन हो गया, जख्म हो गए, ठीक है ना, वेन्स में वहां इन्फ्लेमेशन आ गई, दैट वी कॉल्ड आर्थराइटिस। बॉडी में एक सिस्टम है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जी बिल्कुल। और वो सिस्टम काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको उसकी रिक्वायर्ड जो विटामिन या उसको न्यूट्रिशन मटेरियल ही नहीं मिल रहा, ठीक, तो कॉम्पोजिशन बन ही नहीं पाती। जी, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सर, इसमें जो अपना प्रोडक्ट है R3 पावर, ये इसका एक्शन एंड बेनिफिट इसमें क्या है इस प्रॉब्लम में? देखिए, R3 की अगर मैं बात करूं तो R3 बेसिकली आर्थराइटिस का प्रोडक्ट है। कई बार हम ये सोचते सिर्फ घुटनों के जो जोड़ हैं उनमें काम करता होगा, नहीं है, बॉडी के हर जोड़ में काम कर सकता है। जी। अगर हम ये कहें कि रीबिल्ड डिकेड बोन्स, यानी कि जो हड्डियां लगभग बर्बाद हो चुकी हों, कमजोर हो चुकी हों, उनको ठीक करता है। री एस्टेब्लिशिंग बोन डेंसिटी को प्रॉपर करता है, जो जैसे ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग के बारे में आपने बोला था, वो काम ये भी करता है। ये भी करता है, क्योंकि इसमें करकुमिन सी है, जो हल्दी का एक्सट्रैक्ट आ गया, हम उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे जब उसकी बारी आएगी। तो हल्दी में भी सम सॉर्ट ऑफ कैल्शियम इज देयर जी, तो बोन डेंसिटी को कवर करता है वो कैल्शियम। उसके अलावा प्रिवेंट्स इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। इन्फ्लामेशन जो है, जो सोजस है, उसको बहुत हद तक कम करता है, ठीक है ना। और उसकी वजह से अंदर जो इन्फेक्शन हो गया है, जो दो हड्डियों के टकराने की वजह से कार्टिलेज खत्म हो गया, जो अंदर की साइड में जख्म हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को भी हल्दी कवर करती है, यानी कि करकुमिन सी कवर करता है। तो कुल मिला के
R3 पावर अकेला यूनिक प्रोडक्ट है अभी तक जो मैंने देखा है, हाँ जी, जो कार्टिलेज बना सकता है, क्योंकि कार्टिलेज बनाने के लिए ग्लूकोसामिन कॉन्ड्राइटिन एकमात्र सोर्स माना जाता है जो जी, कार्टिलेज प्रोवाइड करता है बॉडी में। जी, तो इसकी हर टेबलेट में वो 750 मिलीग्राम के करीब है, बड़ी अच्छी मात्रा में है। जी, तो ग्रीसी मटेरियल बना देता है जिसकी वजह से कार्टिलेज धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाता है। बनना शुरू हो जाता हल्दी जो है अंदर के जख्म भर देती है, जो कि हल्दी एंटीबायोटिक है, है। जी, इन्फेक्शन खत्म कर देती है जी, और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, सोजस खत्म कर देती है, जो सूजन है स्वेलिंग है उसे खत्म करती है। तो कुल मिला के धीरे धीरे वो स्थिति हो जाती है कि हड्डियों को कैल्शियम प्रॉपर मिल जाता है, बोन डेंसिटी प्रॉपर हो जाती है। जी, तो ये सारी चीजें मिलकर इस तरह काम करती है। और अगर चौथा इसमें इंग्रेडिएंट देखें बायोप्रिन, तो इसके रिगार्डिंग अभी तक मैंने बात नहीं की। बायोप्रिन हमारे लगभग ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में आ ही रही है, ठीक है। जो टेबलेट की फॉर्म में है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या चीज है? देखिए, बायोप्रिन सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट है। जी, काली मिर्च का ये एक्सट्रैक्ट बेसिकली क्या काम करता है कि हर चीज की जो बायो अवेलेबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी का मैं सरल लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे? सरल लैंग्वेज में मैं कहूं कि जो उसको उसके गुणों को पाने का प्राकृतिक स्रोत है, जैसे वो कंज्यूम जैसे होएगा। जी। जी, मान लीजिए अब एक चीज से आपको 100% रिजल्ट की हम बात करें कि 750 mg दिया तो 750 mg का रिजल्ट ही मिलेगा ग्लूकोसामिन कॉन्ड्राइटिन का। अच्छा, इसको एक सिंपल एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रही है कि हम लोगों को जैसे आयरन की जरूरत होती है, जी। तो अगर मैं किसी को बोलूं कि वो कोई लोहे की चीज को फर्श पे रगड़ के उसका पाउडर बना के ले ले, तो वो ले तो लेगा, आयरन तो वो है, लेकिन वो बायो अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो बॉडी इसको कंज्यूम नहीं करेगी। नहीं, आप इसे ये भी नहीं कह सकते। बायोअवेलेबिलिटी इज समथिंग डिफर। यस, बायोअवेलेबिलिटी इज द वर्ड रिगार्डिंग विद द एब्जॉर्प्शन। कितना एब्जॉर्ब करेंगे आप? जी। ओके, ओके। तो ये क्या करता है कि मान लीजिए अब हमने विटामिन सी एक पर्टिकुलर चीज से लिया 100 mg, हाँ जी, लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है मान लीजिए 50 mg। जी, तो ये 40% जब इंक्रीज करेगा जी, तो आप सोचिए कितनी हो गई। जी, तो चीजों की कॉस्ट को, जितनी कॉस्ट है बायोप्रिन मिलाने के बाद, जी, या तो आप ये लगा लीजिए कि अगर बायोप्रिन ना होता तो आपको डबल कॉस्ट पे करनी पड़ती है, ऑलमोस्ट, या 1.5 टाइम पे करना पड़ता, ज्यादा खाना पड़ता है आपको, ज्यादा खाना पड़ता, ज्यादा वेट करनी पड़ती है आपको रिजल्ट लेने के लिए। तो बायोप्रिन जो है, एक तो बायोअवेलेबिलिटी को 40% इंक्रीज कर रहा है, दूसरा ये नेचुरल बाइंडर है। ओके। अदरवाइज एक एक्सट्रैक्ट को बाइंड करके टेबलेट बनाने के लिए जी, हमें सिंथेटिक या केमिकल बाइंडर की जरूरत पड़ती, गोली बनाने के लिए पाउडर जी, की। ठीक जी, जी। तो हम ये ना कह पाते कहीं भी कि ये जो प्रोडक्ट है ये 100% नेचुरल है, 100% विदाउट साइड इफेक्ट है, क्योंकि बाइंडर अगर केमिकल होता तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होता। जी, तो ये डॉक्टर मोहम्मद माजिद की रिसर्च जो है, बड़ी अद्भुत सी रिसर्च है, जिसने न्यूट्रास्यूटिकल को एक नया आयाम दे दिया, एक नेचुरल बाइंडर दे दिया। अदरवाइज इससे पहले जितनी टेबलेट बनती थी, विदाउट बाइंडर अगर कुछ बनती भी थी तो उनकी हालत इतनी बुरी थी जी, कि वो टेबलेट कब पाउडर के फॉर्म में शेप हो जाती थी और आप अपनी डोजेज से भटक जाते थे, इसका पता ही नहीं लगता। ओके, 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 वेरी गुड। तो ये है बेसिकली R3 पावर। अगर आदमी ये सोचे कि R3 पावर उसको अर्थराइटिस है तभी उसको यूज करना है, जी, तो इट इज वन ऑफ द रॉन्ग मेंटेलिटी आई कैन से। जी, एक टाइम के बाद, लगभग आप लगा लीजिए कि 25-30 साल के बाद आदमी को अपने जॉइंट्स का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वहां पे भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट लगभग मेजरली आप लगाओ घुटनों के ऊपर तो है ही है। हाँ जी, अदरवाइज भी सारे जॉइंट्स दिन भर फंक्शनिंग में रहते हैं बहुत सारे लोगों के, खासकर एथलीट्स। जी, इनकी लीगामेंटल इंजरीज बार बार इनको सफर करना पड़ता है, उनसे ठीक, ट्रॉमास हैं, कई बार इनको चोटें लग जाती हैं, जी। सर्जरीज तक में से निकलना पड़ता है। लिगामेंट्स की जो आपने बात की, जैसे जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि मांस का फट जाना, या मसल्स का टूट जाना, जी। इसी का मतलब है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का मतलब है जोड़ों के बीच जो मांस होता है, ज्यादातर उससे हम कहते जो रेशे होते हैं। हैं। जी। जी। तो सर इसके अलावा इसकी डोजेज कैसे रहेंगी, इसका ड्यूरेशन कितना देखिए, रहेगा? अगर कोई व्यक्ति को डॉक्टर ये बोलता है कि अर्थराइटिस की चपेट में आ चुका है, हाँ कम है, ज्यादा है, ही शुड गो फॉर द 2 tablets इन अ डे, जी, एटलीस्ट फॉर द 3 months। जी। जब भी हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो मिनिमम ड्यूरेशन होती है, ये 3 महीने मिनिमम ड्यूरेशन ये मिनिमम ड्यूरेशन है।
तब जाके कहीं कार्टिलेज की कंजम्पशन भी साथ साथ हो रही है, आपने सोर्स भी देना शुरू किया है, पिछली भरपाई भी पूरी करनी है जी तब जाके आप कहीं कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कीजिए। जी अदरवाइज आपके पास सेकंड चॉइस एक और बचती है, हाँ जी। जस्ट गो फॉर द नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। ओके, वो तो बहुत साइड इफेक्ट्स हैं उसके। देखिए, एक तो कॉस्टली है जी दूसरा अभी तक उसका लाइफ स्पैन जो है 5-7 साल का है। जी अब मान लीजिए एक आदमी 50 साल का है, जी आपने उसकी नी रिप्लेसमेंट करवा दी है दर्द से बचने के लिए। एक तो आर्टिफिशियल जो रिप्लेसमेंट के बाद नीज डलते हैं और जो नेचुरल नीज दिए गए हैं भगवान ने, उनकी फीलिंग से ही आदमी बाहर नहीं निकल पाता, वो अनकंफर्टेबल सा फील करता रहता है। जी दूसरा, क्या गारंटी है कि वो 57 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। जी आप सोचिए, अगर गलती से वो 80, 85, 90 साल जी गया तो आप क्या 5 बार उसके घुटनों की सर्जरी करवा के 5 बार उसको नी रिप्लेसमेंट पे लगाएंगे? ओह माय गॉड, इज इट पॉसिबल? नो 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 एट ऑल। ठीक है ना। और एक चीज सोचिए, जो सर्जरी आज 1,80,000 या 1,60,000 कॉस्ट करती है, हाँ जी आज से 20 साल बाद उसकी कॉस्ट क्या पे करेंगे आप? जी। एटलीस्ट 20 lakhs। इसके लिए जो जोड़ हमारे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, तो उसके लिए हमें इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और इसका कंजम्पशन, इसको यूज करना चाहिए अपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने बहुत से दोस्तों से मिला हूं जो अक्सर मैंने दवाइयां लेते देखे हैं कि उनकी मदर के घुटनों में दर्द है, उनके फादर के घुटनों में दर्द है, जी एंड दे आर द कंज्यूमिंग द मेडिसिन सिंस द लास्ट 4 years और द 5 years और द 3 years। जी कर क्या रहे हैं वो? हाँ जी। प्लेस ऑफ पेन का ब्रेन से डिस्कनेक्शन कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। अच्छा, उन मेडिसिन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल है, हर पेन किलर का सीधा सीधा किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट है। ओके, मतलब इससे बचते बचते और कई बीमारियों को हम मतलब बुला रहे हैं। मैंने खुद अपने परिवार के 3-4 वृद्ध लोगों को हम्म, किडनी डैमेज की तरफ जाते हुए देखा है, ओके जस्ट ड्यू टू द हैवी पेन किलर्स। जी क्योंकि एक टाइम के बाद बॉडी की रेजिस्टिविटी बन जाती है और पेन किलर काम ही करना बंद कर देते हैं। जी देन डॉक्टर क्या करता है, उससे सुपीरियर क्वालिटी का पेन किलर रिकमेंड कर देता है। जी बिकॉज आप 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने को तैयार नहीं है हाँ जी और प्रॉब्लम हटने को तैयार नहीं है। डाइट आप दे नहीं रहे, निवारण आप कर नहीं रहे, आप सिर्फ उस स्थिति, उन लक्षणों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थराइटिस का लक्षण क्या है, पेन हो रही है, ये पेन तो बता रही है आपको कि यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप बार बार उस लक्षण को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उसको ठीक करने की। ठीक करने की तो कोशिश कर ही नहीं ना रहे। ठीक करने के लिए तो इलाज ही नहीं है। एट एंड ऑफ द डे जब सारी दवाइयां काम करनी बंद कर देते, डॉक्टर कहता है नाउ नी रिप्लेसमेंट इज द लास्ट ऑप्शन। तो जैसे आपने शुरुआत में बोला था कि इट इज ए डिसऑर्डर, जी, तो ये डिसऑर्डर है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, डिसऑर्डर की स्थिति में तो हमें डाइट की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। जब डिजीज एक डिफरेंट डिसऑर्डर कैन बी कवर्ड, ओके, विद प्रॉपर डाइट। यस, ठीक, बट द डिजीज इज क्यूरेबल। ओके, गुड, वो आपका डॉक्टर ही निवारण करेगा। जी अब मान लीजिए किसी के गॉल ब्लैडर में 5, 7, 8 स्टोन हो गए इकट्ठे, हाँ जी, दैट इज नॉट द डिसऑर्डर, दैट इज डिजीज। ही हैव टू गो फॉर द सर्जरी। जी एक आदमी को एक्सीडेंट हो गया, सिर उसका खुल गया, जी, सर्जरी करनी पड़नी, इमीडिएटली ब्लड क्लॉट हो रहा है कहीं ब्रेन के पास, देन डॉक्टर विल गो फॉर द सर्जरी। इसका मतलब जैसे दैट इज नॉट द डिसऑर्डर। और अर्थराइटिस है, शुगर है, ये सब डिसऑर्डर ये है, डिसऑर्डर्स है। मतलब फैटी लीवर इज आल्सो वन ऑफ द डिसऑर्डर, दैट इज नॉट द डिजीज। मतलब इसको हमें इन वर्ड्स को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम इन समस्याओं में आते हैं तो हम इसको डिजीज मान लेते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मतलब इट इज ए डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर वर्ड को भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर।